हाँ जी बच्चे। देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर फाइटर। देखिए स्ट्रक्चर फाइटर में अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, ये एनोल कैथोड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बाकी आपको वीडियो लेक्चर तो पढ़ेंगे, आप वहां से जो डिटेल पढ़ के जाएगा वो तो अच्छे से पढ़ के जाएगा। हाँ जी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी लिमिटेशंस कर जाना। लिमिटेशंस ये थी कि रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया था। लिमिटेशन ये थी कि रदरफोर्ड ने कह दिया था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट विल रिलीज इट्स एनर्जी, इट विल emit energy and ultimately will fall into the nucleus, which is not possible. और रदरफोर्ड की तीसरी लिमिटेशन ये थी कि उसने इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट नहीं बताया था अराउंड द न्यूक्लियस। तीन लिमिटेशन कर लेना। ये आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन एक कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर टर्म एग्जाम होता आपके स्कूल का तो मैं कहता है इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसको अभी इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नॉट सो इंपॉर्टेंट नाउ, मतलब फाइनल बोर्ड के हिसाब से कह रहा हूँ, फाइनल बोर्ड के हिसाब से। अगर कोई मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है जो टर्म एग्जाम देने वाला है, यूनिट एग्जाम देने वाला है, फिर ये वो बात नहीं है उसके लिए एप्लीकेबल, ध्यान रखना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यस। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा, आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में यह कहा गया था कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, एनी सब्सटेंस व्हेन हीटेड, तो उसमें से डिसकंटिन्यूअस एमिशन होगा ऑफ एनर्जी in the form of discrete packets, and the energy of each packet is fixed. एक पैकेट की एनर्जी कितनी बताई थी, h न्यू, और n पैकेट की एनर्जी कितनी होगी थी, nh। अब इसमें चार फॉर्मूले हैं, एक पैकेट के ऊपर आए तो E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर n पैकेट के ऊपर क्वेश्चन आए तो E इक्वल टू NH न्यू या E इक्वल टू LHC बाय लैम्डा। अभी न्यूमेरिकल करा दूंगा इसको। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल बोर्ड के हिसाब से पर आ सकता है। अभी फोटोइलेक्ट्रिक का भी न्यूमेरिकल करा दूंगा। 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन है, अभी मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, पढ़ा के भेजूंगा उस न्यूमेरिकल। अब जैसे ये क्वेश्चन है प्लैंक्स क्वांटम का ही है, कह रहे एनर्जी निकालो, फ्रीक्वेंसी इतनी 1 मोल की, तो E इज इक्वल टू NH न्यू दे रखा है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 10⁻³ जूल सेकंड, और N कितना पुट करेंगे 1 मोल। 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10⁻23। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, कर जाना। 2.7 में क्या है, कह रहा है 100 वाट का बल्ब है। देखो बच्चे ये बात तो आपको 10th क्लास के टीचर ने पढ़ा दी होगी कि 100 वाट का मतलब है 100 जूल 1 सेकंड में। अब ये इंफॉर्मेशन लिखो, अगर ये 60 वाट का बल्ब होता तो 60 जूल इन 1 सेकंड हो जाता। मीनिंग क्लियर हो गया। लैम्डा 400 नैनोमीटर, तो लैम्डा हो गया 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, n निकालना है। अभी मैंने आपके सामने पीछे फॉर्मूला लिखा था, अगर n पैकेट की बात हो रही हो, n पैकेट की, तो दो फॉर्मूले होते हैं, या h न्यू या hc बाय लैम्डा। अब पीछे जो क्वेश्चन था उसमें लैम्डा गिवन था, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। लॉजिक क्लियर हो गया। अब एनर्जी 100 वाट बल्ब में 100 जूल ही होगी ना, 100 वाट बल्ब में 100 जूल एनर्जी, तो ये 100 जूल हो गया। H मैंने अभी बोले था, दोबारा नहीं बोलूंगा,
c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा अभी आपने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, सारी वैल्यूज पुट करके आप क्या निकाल लेंगे? समझ आ गया जी? प्रैक्टिस कर लेना। सेम ऐसे दो क्वेश्चन बैक क्वेश्चन में अभी दिखा दूंगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी दे दी आपको यहां पर? कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो अगर फ्रीक्वेंसी इतनी दे, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी दे दें तो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, h फ्रीक्वेंसी गिवन माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। h आपको बताया है मैंने अभी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है? 10⁻15 दे रहा है। ड्यू नोट की वैल्यू कितनी है? 7 × 10⁻14। पुट करके आंसर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये भी इजी है, क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन? प्लैंक्स क्वांटम का इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी प्लैंक्स क्वांटम नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक का इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैक क्वेश्चन में कराऊंगा, वो अपने हाथ से कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लो जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मेरे हिसाब से अगर टीचर ने न्यूमेरिकल डालना है और एक न्यूमेरिकल डालना है, 3 या 4 या 5 उसकी मर्जी, तो यहां वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे डालेगा या बोहर मॉडल पे डालेगा। आपको फटाफट एक क्रिस्प रिवीजन दे देता हूं उसके फॉर्मूले और उसके थ्योरी के ऊपर, ताकि फटाफट उसका न्यूमेरिकल फटाफट निपटा दें। हेलो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H एटम में टूटते हैं और H एटम के इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड। जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आता है, रिटर्न्स बैक। अगर रिटर्न्स बैक होता है तो जरूरी नहीं है कि भी 8वीं से सीधी पहली में गिरे, जरूरी नहीं है 8वीं से सीधा दूसरी पे गिरे, तो उसमें कई परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो रिटर्न्स बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, सीधा कह दो। अब ये लोअर एनर्जी लेवल तो कोई भी हो सकता है, ये थोड़ा ना कि पहली शेल हो। पहली शेल को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो जरूरी नहीं सीधा ग्राउंड में गिरे। और जब वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आता है तो इस दौरान वो एनर्जी एमिट करता है। एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, और हर वेव की एक ना एक क्या होती है? वेवलेंथ होती है। तो जब वो वेवलेंथ को एमिट करेगा तो वो वेवलेंथ लाइन की फॉर्म में अपीयर होगी ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ये बात समझ में आ गई? अब इसके अंदर डिफरेंट लाइंस जो आती हैं, वो आती है लाइमन, वो आती है बामर, वो आती है पास्चर, शाबाश याद है आप लोगों को, ब्रैकेट, पीफट तक करूंगा मैं, हम्फ्रे नहीं लिखूंगा। एनसीईआरटी में हम्फ्रे की बात नहीं करी, तो अब हम हम्फ्रे की बात करके कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करेंगे। अब लाइमन में n1 की वैल्यू कितनी है? लाइमन में n1 की वैल्यू 1 है। इसका ये मतलब है कि लाइमन लाइन तब आती है जब इलेक्ट्रॉन पहली शेल में गिरता है। कहां से गिरता है? गिरेगा कहां से? दूसरी से, तीसरी से, 4, 5, 6, 7 कहीं से भी गिरे, लाइमन लाइन आ जाएगी। बामर लाइन तब आती है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में गिरता है। कहां से गिरे? थर्ड से गिरे, 4, 5, 6 से गिरे, 7 से गिरे, कहीं से भी गिरे। यानी कि अब जो मैं फॉर्मूला कराने वाला हूं, ध्यान रखना, n1 की वैल्यू n2 से छोटी ही रहेगी। यानी कि अगर n2 इनमें से एक है तो ये n1 है, n1 ये है तो n2 ऊपर वाला ही होगा। पार्शियल 3 कहां से गिरेगा? 4 ऑनवर्ड्स, ब्रैकेट 4 कहां से गिरेगा? 5 ऑनवर्ड्स, इफन कहां से गिरेगा? समझ आगे बात है? ये आपको वैल्यू याद करनी है। अब इसके अंदर एक चीज और रिवाइज कर लेना, लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, और ये सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। तो अगर आपसे इनका रीजन पूछा जाए, रीजन, तो बच्चा समझ ही नहीं पाता रीजन में क्या लिखना है। रीजन में लिखना है
अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन या इंफ्रारेड। अब आपको कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6th टू 2nd लेवल, तो फिर बामर सीरीज है और रीजन विजिबल है। आपको कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5th टू 3rd लेवल, तो 3rd लेवल मतलब लेमन बामर पाशन, तो सीरीज पाशन है, रीजन इंफ्रारेड हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आप इजीली डील कर सकते हो। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। अब जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आए, कम से कम वैल्यूज बाद फॉर्मूला तो पुट कर देना भाई। आपका आंसर आगे चाहे गलत है, 3 में से 1 नंबर तो पक्का होता है ना। फॉर्मूले को तो आप सीरियसली लोगे ना बच्चे। अब इस केस में n1 क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, मैंने बताया n1 की वैल्यू छोटी रहेगी हमेशा। n2 क्या है, जहां से आ रहा है। अब z क्या है, अगर तो हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन आया z1 ले लेना, अगर हीलियम आयन का आया z2 ले लेना, अगर लिथियम आयन का आया z3 ले लेना। ये z की वैल्यू। बेरिलियम आयन का आया z4 ले लेना। आप ये ध्यान दें कि चाहे ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 होते हैं पर हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर लिथियम 2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 होते हैं पर बेरिलियम 3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी स्पीशीज हो 1 इलेक्ट्रॉन वाली होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गया? और ये इनका न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर है। अब RH की वैल्यू, RH की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। पर मैंने बच्चों को कहा था तुम इसको 1.1 10 रेज़ टू द पावर 5 कर लो, पर हम सारे क्वेश्चन मीटर में करते हैं, तो आप इसको मीटर में ले जाओ। 1.1 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। आप प्लीज इसको याद कर लेना, यानी कि आपने RH को कौन सा याद करके जाना है, आपने इसको मीटर इनवर्स याद करके जाना है, ठीक है। ताकि ये जो न्यू बार है, RH की यूनिट और न्यू बार की यूनिट सेम होगी। तो अगर RH आपने ये वाला पुट किया है तो न्यू बार भी मीटर इनवर्स में आएगा। और न्यू बार और लैम्डा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जिसने न्यू बार निकाल दिया होगा वो लैम्डा निकाल ही देगा। अब न्यू बार अगर मीटर इनवर्स में निकाला होगा तो लैम्डा की वैल्यू किस में आ जाएगी, उसकी मीटर में। ये कॉमन सेंस बच्चे में है। ये किसके न्यूमेरिकल मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे अभी मैं करा रहा हूं। पर मैं चाह रहा हूं आपको बोहर मॉडल का भी फार्मूला बता के बोहर मॉडल के न्यूमेरिकल हाथों हाथ करा दूं, क्योंकि यहाँ टीचर इसका न्यूमेरिकल पूछेगा, यहाँ टीचर बोहर मॉडल का न्यूमेरिकल पूछेगा। और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है मैं आपको मार्क कर दूंगा, अच्छे से कर देना, कराऊंगा मैं सारे यहाँ पर इस समय, ठीक है। और थोड़ी स्पीड होगी और थोड़ी कैलकुलेशन के बगैर कराऊंगा। आंसर थोड़ा कैलकुलेट करूंगा, टाइम लग जाएगा। जिसने स्पीड स्लो देखनी है, जिसने पूरी कैलकुलेशन देखनी है इसमें कैसे करा रहे हैं, जाओ मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो, ठीक है। और देखो अब बात करते हैं बोहर मॉडल। मेरे बच्चे बोहर मॉडल पे देखो थ्योरी पूछा जाना अब इतना चलन नहीं है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल अब इतना चलन में नहीं, पर आ भी सकता है, हल्के से मत लेना। मतलब एज ए टीचर अगर मुझे चुनना पड़े कि बोहर मॉडल की थ्योरी डालूं या बोहर मॉडल का पोस्टुलेट में कहूंगा, बोहर मॉडल का न्यूमेरिकल डालूं, मैं कहूंगा बोहर मॉडल का न्यूमेरिकल डालूं। एज ए टीचर मेरी सोच ये रही, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से लिमिटेड है बच्चे, ये भी हटा दूंगा तो फिर कहां से न्यूमेरिकल पूछूंगा, ठीक है। और बोहर मॉडल की थ्योरी, पहली बात न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन फिक्स डिस्टेंस पे मूव करता है। दूसरी बात उस फिक्स डिस्टेंस को पहले पॉइंट में उसने कह दिया था क्या कहते हैं। दूसरी बात फिक्स डिस्टेंस पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर, उसकी एनर्जी भी क्या रहती है, फिक्स एनर्जी होती है। और आप उस एनर्जी की, वैसे तो फार्मूला पूरा होता है -2 पाई स्क्वायर mv4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर, आपने वो याद नहीं करना,
आपने सीधा ये वैल्यू याद करनी है 2.18 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय शेल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वही z। हाइड्रोजन में तो 1, हीलियम में तो 2, हीलियम नहीं, हीलियम प्लस है तो 2, लिथियम नहीं, लिथियम प्लस नहीं, लिथियम 2 प्लस है तो 3। और यूनिट इसकी क्या है मेरे बच्चों, ये याद कर। अब ये याद क्यों करवा रहा हूं, ये रट लो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि कुछ के एटॉमिक मास रट लो, कहे थे ना, ऐसे कहूंगा इस एनर्जी को रट लो। अब टीचर एग्जाम में वैल्यू दे या ना दे, हमें उस पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर ये वैल्यू दे रखी होगी, कुछ क्वेश्चंस में एनर्जी अर्ज पर आइटम में दे रखी होगी, हमने देखना भी नहीं उस तरफ, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होगी। मतलब क्या, आपको जो मर्जी वैल्यू दे दे, आपने ये वैल्यू पुट करके आनी है। समझ में आ गई बात? अर्ज पर एटम वाली नहीं, किलोजूल पर मोल वाली भी होती है, वो भी नहीं। हालांकि अगर जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको कहता किलोजूल पर मोल वाली भी याद करो, अर्ज पर एटम वाली याद करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली याद करो। अभी सिर्फ याद कर लो, ठीक है? और प्रूव कर दूंगा इसके दम पे सारे क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। अगर लगता है कि कुछ छूट गया तो फिर मैं गलत प्रूव हो दूंगा, चेक करते हैं सही हूं गलत हूं, वेट कर लो थोड़ी देर के लिए। अब ये बोहर एनर्जी का फॉर्मूला दिया। अब एक होता है हल्के दर्जे का क्वेश्चन बोहर मॉडल में से, हल्के दर्जे का, पता क्या? फाइंड द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन थर्ड शेल। 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर निकाल ले भाई। फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ शेल ऑफ हीलियम आयन। 4 का स्क्वायर, हीलियम है तो 2 का स्क्वायर, जूल पर एटम निकाल ले। अब ये क्वेश्चन तो उम्मीद मत करना मैं रिवीजन में कराऊंगा। आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट उसने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर, लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी का चेंज होगा, यहां तो एनर्जी रिलीज होगी, यहां तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आप ध्यान से समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर गिरता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है? और वो एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब किसके इक्वल होती है? अभी कराया, यानी कि ये अभी कराया। समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट उसका ये है m इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। उसने कहा था एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π। ये शायद मेरा सबसे फेवरेट पोस्टुलेट है, जो आपको सीबीएसई छोड़ो जेईई नीट में भी मिल जाएगा। बच्चे इसको थोड़ा हल्का लेके चलते हैं, हालांकि इस पोस्टुलेट पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पर पोस्टुलेट याद कर लेना। बोहर पॉइंट ऑफ बोहर थ्योरी अकॉर्डिंग टू in respect of angular momentum, तो angular momentum is integral multiple of h/2π। यानी कि बोहर के हिसाब से एक एनर्जी क्वांटाइज है और एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है। जब भी कोई चीज किसी चीज का मल्टीपल हो उसको क्वांटाइज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोहर क्या एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है? यस है। एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन की बात करने वाला बोहर पहला साइंटिस्ट। लॉजिक क्लियर हो गया? अब आती है बात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, तो न्यूमेरिकल अभी आपको करा रहा हूं, ये देखिए अभी करा रहा हूं। पर बच्चा कंफ्यूज होता है, सर मुझे कैसे पता चलेगा फॉर्मूला बोहर का लगाना है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लगाना है? ठीक है, आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आपको सिर्फ ये पूछा हो कि भैया लैम्डा कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरा, लैम्डा कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरा, फॉर्मूला ये लगा देना। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरा, RH रटते जा रहे हो 1.10⁻⁷ यूनिट क्या है? ठीक है? या कई बार कुछ टीचर नाराज हो जाते हैं, यार तो 1.10 लिख दिया, नंबर काट रहे हैं। आपको मैं कुछ चला के बताता हूं। आप RH की वैल्यू लिखना 109,67700 मीटर इनवर्स। RH की क्या वैल्यू लिखना? 109,67700। आप यहां जो लिख दो, आप रफ पे कैलकुलेशन 1.10 के बाद 7 से कर लेना, कौन देख रहा है आपको? ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के मेरे कर देंगे। कब? जब आपको सिर्फ क्या दे रखा हो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरा, लैम्डा निकाल। क्लियर है? फिर बोहर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पर आपको दे रखा हो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरा, एनर्जी का चेंज भी निकाल
और लैम्डा भी निकाल, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये बताओ, हम पहले लेवल की एनर्जी निकालेंगे, दूसरे लेवल की एनर्जी निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। हम क्या निकाल लेंगे दोनों को माइनस करके मेरे बच्चों, फिर आपने लैम्डा भी पूछा होगा, तो डेल्टा ई को पुट करके क्या निकाल लेंगे हम, समझ आ गया बच्चों? शुरू करें, शुरू करें बच्चों। अच्छा, सोल्ड और अनसोल्ड सारे निपटाते हैं। आज ये देखो 109,677 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। देखो भाई, बोर जी को भी दर्शन कर लो, महान साइंटिस्ट में से है ये, हल्का फुल्का आदमी नहीं है, नोबेल प्राइज फिजिक्स में लिया हुआ, केमिस्ट्री में नहीं। अच्छा, हम लोगों के ये हीरो है, हम लोग इनको हीरो मानते हैं, जिन्होंने पूरा व्यू चेंज कर दिया दुनिया का। और आजकल के लोग हीरो मानते हैं विमल जुबान के केसरी बेचने वालों को। आ जाओ, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? दो चीजें मांग ली, एक क्या मांग लिया और क्या मांग लिया, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिर रहा है, जरा ध्यान से देखना, 5 से 2 में गिर रहा है, और एटम कौन सा है, ये बात सबसे पहले चेक करना, एटम कौन सा है। अब जेड लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं। अब इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछ रहा है, पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी लैम्डा। क्या एनर्जी की बात करूं, बिना एनर्जी का कर लूंगा, यानी कि सीधा रीडबर्ग क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर दूं? बोलो बच्चे, ये हो जाएगा ना फिर बच्चे? आगे बढ़े, आओ दिखाता हूं कैसे। 5 से 2 में गिर रहा है, आओ ये देखो, फॉर्मूला लगाओगे, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आरएच कौन सा पुट करोगे, ये या ये? अब ये पुट करना भाई, ये पुट करने का फायदा क्या होगा, अभी आपको समझ आएगा। सही सही करते हैं, फायदा तो मीटर इनवर्स वाले में। आरएच ये पुट कर देना, जब ये वाला और Z1 वाला, किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप, न्यू बार की, न्यू बार की वैल्यू आ गई, न्यू बार से क्या निकाल लोगे, अब लैम्डा की वैल्यू किसमें आएगी, बोलो जी, एक आंसर आ गया। आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछिए, अब आपको देखो टाइम कैसे जाता है बच्चा, C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है, न्यू हो गया C बाय, और आप एक बात बताओ, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा तो न्यू बार होता है, 1 बाय लैम्डा क्या होता है, तो आपने न्यू बार अभी अभी निकाला होगा, पहले तो न्यू बार निकाला होगा ना आपने। आप उस न्यू बार को C वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देना, सीधी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आपका यहां पे फायदा बताता हूं क्या होगा, मान लो किसी बच्चे ने न्यू बार से लैम्डा निकालते वक्त गलती कर दी, मतलब रेसिप्रोकल लेना है, हालांकि बहुत बड़ी गलती का चांस नहीं, पर मैं मान के चल रहा हूं बच्चे ने गलती कर दी, क्या निकालते वक्त, न्यू बार से लैम्डा निकालते वक्त गलती कर दी। अगर बच्चे ने न्यू बार से लैम्डा निकालते वक्त गलती कर दी और वो गलत लैम्डा बच्चे ने यहां पुट कर दिया, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी गलत आ जाएगी। दूसरा नुकसान, बच्चा जब यहाँ पे लैम्डा निकालेगा, फिर लैम्डा को यहाँ डिवाइड करके दोबारा निकालेगा, यानी दोबारा डिवाइड करेगा बच्चा। कौन सी चीज आसान लगती है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बच्चे को डिवीजन की जगह क्या करनी पड़ रही है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे दो फायदे हो गए, एक तो यहाँ से जल्दी आएगा, और अगर लैम्डा गलत भी निकाला होगा तो यहाँ पे सीधी क्या सही आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। लॉजिक समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूँ बच्चा गलती क्या करता है, आओ गलती बताता हूँ। मैक्सिमम बच्चे, और ये स्कूल वाले छोड़ो, जे नीट वाले भी गिन रहा हूं मैं इसके अंदर जो तैयारी करते हैं, मैक्सिमम बच्चे आरएच को ये याद करते हैं। जब आपने आरएच को ये याद कर लिया, तो फिर मान के चलो लैम्डा सेंटीमीटर में आ गया, और वहां बच्चे के दिमाग में ये नहीं होता कि मैं इस लैम्डा को मीटर में ले जाऊं तब जाके फ्रीक्वेंसी निकालूं।
क्योंकि सी वो पुट कर रहा है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि सी मीटर वाली पुट कर रहा है मीटर पर सेकंड, और लैम्डा में सेंटीमीटर वाला कैसे पुट कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इतना ज्ञान नहीं है, आपको तो ज्ञान मुझसे भी ज्यादा की बात होगा, पर एग्जाम में स्ट्रेस में ये बच्चा गलती कर देता है। ओ यार मैंने देखा ही नहीं, अरे यार ये लैम्डा मैंने सेंटीमीटर में निकाला और ये मैंने पुट कर दिया, ओ यार मेरा कुछ पता नहीं होता ऐसा। समझ जाओ, आप सीधा आरएच की वैल्यू क्या पुट करो, मीटर इनवर्स वाली, लैम्डा किस में आएगा, मीटर में, वही मीटर वाला वैल्यू यहाँ पुट करनी है, पर हमने तो यहाँ पे ये भी पुट नहीं करना, हमने तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, न्यू बार में, और न्यू बार उसी को मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी। समझ आया बच्चे, ट्राई करोगे घर जाके इसको अपने आप, आगे बढ़े। बच्चों का क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगा, वही एनर्जी पूछ रहा है हीलियम आयन की, पर इसमें रेडियस भी पूछ रहा है। रेडियस का भी एक फॉर्मूला होता है, रेडियस का फॉर्मूला है Rn = 0.529 मल्टीप्लाइड बाय शेल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, और यूनिट क्या होती है ये भी ध्यान रख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं, एक काम करें फिर बैक क्वेश्चन कर लें, बोर मॉडल तक हाइड्रोजन मॉडल का न्यूमेरिकल कर लें, पहले फटाफट आ जाओ। वैसे नहीं भी कहते ना आप लोग, तब भी मैंने वही कराना। हालांकि लॉजिकली ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मुझको इसको 2 लेक्चर देने चाहिए थे, जरूरत पड़ेगी मैं सेकंड लेक्चर भी दे दूंगा, ठीक है, चैप्टर बड़ा है। पीरियोडिसिटी छोटा है उसमें एक भी चल जाएगा, अब इक्विलिब्रियम बड़ा है उसमें 2 लगेंगे लेक्चर हमारे, थर्मो बड़ा है उसमें 2 लगेंगे लेक्चर हमारे, ठीक है, तो जिसमें 2 लगेंगे लगा देंगे, टेंशन नहीं। आओ जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। ये देखो क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, एन मांग रहा है, लैम्डा 400 पिकोमीटर, 4000 पूरी, पिको 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 कितना माइनस, और एनर्जी कितनी, मैंने अभी पीछे लिखा था, दिखा देता हूं, ये लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा भी दिया हुआ है, एच और सी और एनर्जी भी दे रखी है, क्या निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इस क्वेश्चन में, E = mhc, ठीक है बच्चे। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जैसे आपने देखा 25 वॉट दे रखा है, 25 वॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 25 जूल 1 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, ये लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे दी, 0.57 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कितना मेरे बच्चों, -6। कैलकुलेट रेट मतलब नंबर हो, कितनी स्पीड से निकल रहे हैं, कौन, क्वांटा मतलब फोटोन्स, 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितने फोटोन, यानी कि क्या निकालना है आपने, वही बात आ गई, आपके पास एनर्जी है n और लैम्डा, एनर्जी है n और लैम्डा, फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, E कितना पुट करने वाले हो, हाँ जी 25, लैम्डा कितना पुट करने वाले हो 4000 10⁻⁻⁶, दूसरा ये तो 0.57 10⁻⁻⁶, C तो आपको बचपन से याद है, H मैंने बोल दिया क्लास में कई बार, क्या निकाल लोगे, हो जाएगा। आगे बढ़े, मैं मेन कराऊंगा, ये मेन क्वेश्चन है, मैंने कहा था ये कराऊंगा, ये करा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में आया भी हो, 3 नंबर का 1 नंबर का, 1 नंबर का 3 नंबर का तो आया ही होगा। और कह रहा है एक फोटोन है इतनी लैम्डा का, यानी कि ये मेटल है, उसके ऊपर एक फोटोन फेंका, उसकी लैम्डा दे दिया आपको, और उसके मेटल का वर्क फंक्शन है 2.13 eV। अब 2.13 eV का मतलब ये है कि जब तक 2.13 eV की एनर्जी नहीं मिलेगी
इससे कम एनर्जी से वो निकलेगा नहीं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको 2.6 दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब जितनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होगी। लॉजिक समझ में आ गया मेरे बच्चों? बोलो। तो अगर मान लो उसका वर्क फंक्शन है 2 eV, तो अब मुझे जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी है, फोटोन की एनर्जी, वो 2 eV से ज्यादा होनी चाहिए। यही मतलब हुआ नहीं हुआ? 3 eV दे दूंगा निकल जाएगा, 2.5 दे दूंगा निकल, 1.5 दे दूंगा, ठीक है बेटा? करे इतनी ईवी उसको चाहिए। कह रहा है सबसे पहले तो एनर्जी निकाल। लो जी एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। हमें एनर्जी निकालना तो आता है। ई का फॉर्मूला क्या बताया? एच सी बाय, अगर लैम्डा दिया हो, लैम्डा दिया हुआ है बच्चा पुट करेगा 4 10⁻⁷, सी 3 to 10⁸ मीटर पर सेकंड, बचपन से याद है। एच 6.626 10⁻⁻⁷ जूल सेकंड, आपको मैंने कई बार बोल दिया, अभी भी याद हो गया होगा। क्या निकल जाएगा? पर यहां से जो एनर्जी निकलेगी वो जूल में निकलेगी। किसमें निकलेगी बच्चों? जूल में। आपको जूल से ईवी निकालने का रिलेशन दे रखा है, तो फिर आप क्या करना, जितने जूल निकले उसको डिवाइड कर देना 1.6 into 10⁻⁻⁻19 से। अब आपका आंसर किसमें आ जाएगा? ईवी में। ये आंसर आपका आएगा 3.10 ईवी। समझ में आ गया मेरे बच्चों? क्लियर हो गया कैसे किया और क्यों किया? क्यों किया मैंने इससे डिवाइड? क्योंकि मुझे ईवी में जाना था, क्योंकि मेटल का वर्क फंक्शन भी ईवी में गिवन था, इसलिए मुझको ये करना पड़ा। ये लॉजिक है मेरे बच्चे? अच्छा, फिर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकाल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दिखाता हूं। इतनी ईवी उसका वर्क फंक्शन है जिससे इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, इतने ईवी दे रहा हूं, तो दिस माइनस दिस उसकी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मान लो वो जुड़ा हुआ है 2 ईवी से, दे रहे हैं 3 ईवी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1 ईवी। समझ आ गया? तो आप बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? दे कितनी रहे हैं, चाहिए कितनी? 0.97। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। फिर वो कहता है कि वेलोसिटी भी निकाली इलेक्ट्रॉन की। अब वेलोसिटी निकलती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² से, पर काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी इन जूल, तब हाफ mv² का फॉर्मूला लगता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस ईवी की जगह ये लिख देंगे, तो आंसर किस में बन जाएगा? जूल में। तो आप इस ईवी की जगह 1.6 into 10⁻⁻⁹ लिख दो, आंसर विल बिकम इन। अब बच्चा थोड़ा सा ईमानदार है, मल्टीप्लाई करने बैठ जाता है। अरे क्या जरूरत है तुमको मल्टीप्लाई करने की? अब ये वैल्यू 1 से ज्यादा है 1 से कम है? 1 से कम है। 1 से बहुत ज्यादा कम है या 1 से थोड़ी सी कम है? थोड़ी सी कम है। तो आप 1.6 को थोड़ा सा कम कर दो, यानी कि आंसर हो गया 1.5 into 10⁻⁻⁹ जूल। ये बात समझ में आ गई काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया गया है? हाफ mv। मैं बताता हूं यहां पे कौन सा बच्चा फंसेगा। सर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आता ना, पूरा क्वेश्चन आता था। अरे जब पूरा चैप्टर कराया तो, और आप में से कई बच्चों ने जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर पढ़ा ना, पहला लेक्चर 11th क्लास के जिस दिन पहले दिन आया होगा, मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उस दिन करा दिया था आपको। सबूत के तौर पे मेरा फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर जाके देखना, फर्स्ट चैप्टर का, पीरियोडिसिटी का नहीं, सॉरी सब बेसिक कांसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर देखना, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं। 9.11 10⁻⁻, 9.11 10⁻⁻, ठीक है? तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है, वेलोसिटी निकालना तो बच्चे कैलकुलेशन तो खुद ही करोगे ना, हो जाएगा क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, बच्चा थर्ड पार्ट में अटकता है। और क्यों अटकता है मैंने आपको सच्चाई बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करो। कह रहा लैम्डा निकाल। ठीक है जी, निकाल लेंगे लैम्डा, कोई बड़ी बात है। उधर बच्चे इतना साइज ठीक है, ऑनलाइन में इतना साइज दिख जाता है।
Yes, sir. Yes, sir. आज व्हाट इज द वेवलेंथ, क्या निकालने को कह रहा है? लैम्डा। इलेक्ट्रॉन कौन से आइटम में है? Z1। कहां से कहां गिर रहा है? 4 से 2 में। अब बताओ एनर्जी की कोई जरूरत है इस क्वेश्चन में? सीधा क्वेश्चन कर लें। क्या लगेगा फॉर्मूला? म्यू बार इज इक्वल टू RH 1 अपॉन, कहां गिरा, कहां से गिरा, आ जाओ, ये 1, ये कितना 4, ये कितना 2, RH कितना 1.1 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। न्यू बार आ जाएगा, न्यू बार से लैम्डा निकाल देना। ठीक है जी, न्यू बार से लैम्डा निकाल देना। लैम्डा की यूनिट, क्वेश्चन बड़े अच्छे, इस क्वेश्चन को और अच्छा कर सकता था। गिव द सीरीज एंड रीजन, इलेक्ट्रॉन कौन से में गिरा है? तो सीरीज इज बामर, रीजन कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन हो जाएगा। बामर विजिबल में होता है, पहला लेमन जो होता है वो अल्ट्रावायलेट में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को 14 जगह ध्यान से देखो। कह रहा है कितनी एनर्जी चाहिए, लॉजिक एनर्जी की बात कर रहा है। अब मैं फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला हूँ? लॉजिक क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया। कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो अच्छा था क्वेश्चन, E5 पूछ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला बताया था ना, n को 1 पुट कर देना और सॉरी z को 1 पुट कर देना और n को 5, ये तो क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है चलो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंपेयर करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सुन लो जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे फेंकना है, कहां से? ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू तो जीरो ही होती है, माइनस E1, E1 की वैल्यू देखो कितनी होगी, -2.18 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर, बस माइनस माइनस प्लस निकाल लेना आंसर हो जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकालनी है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? अब तो आप पीरियोडिसिटी पढ़ चुके हो, ये तो उन बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आती है जिन्होंने पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ी होती। आयनाइजेशन एंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन को पहली से कहां फेंकना है, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा? E इंफिनिटी माइनस E1, E इंफिनिटी जीरो ही होती है, ये माइनस और इसके वैल्यू में अपना भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस में निकालना भाई। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कितनी मैक्सिमम लाइंस आएंगी जब इलेक्ट्रॉन 6 से गिरेगा, जब इलेक्ट्रॉन 6 से गिरेगा। तो मैक्सिमम लाइंस का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ डेल्टा एन। अब कैसे करेंगे समीशन ऑफ डेल्टा एन? आओ दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहा है, बोलो? 6 से, तो 6 से किसमें गिरेगा, बोलो? 5 आ जाएगा, 1 से लेकर 5 ऐड कर दो, 1 से लेकर 5 का सम क्या होता है 15, तो आंसर 15 लाइंस। समझ में आ गया? अगर वो ये कहता कि इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 5 से 2 में, कितनी मैक्सिमम लाइंस आएंगी, तो आप समीशन करना है किसको, 5 माइनस, तो 3 को ऐड कर दो, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, आंसर 6। आगे बढ़े, आगे और आप ये फॉर्मूला मत लगाना, डायरेक्ट लगाना 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्वेश्चन नंबर 16, ये भैया एनर्जी निकालो, ए बच्चों ने क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, जब जब आता है बच्चों को तंग करता है। कह रहा है वेव नंबर निकालो। अच्छी बात है इस क्वेश्चन आपको सिर्फ वेव नंबर निकालना है। अभी तक वेव नंबर से क्या निकाल रहे थे, लैम्डा, इसमें सिर्फ क्या निकालना है, अच्छी बात है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, बामर, बामर में इलेक्ट्रॉन कहां गिरता है मेरे बच्चों, बोलो? 2 में गिरता है। अब
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन का मतलब हो गया, बच्चा सोचता है इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से आ रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन बहुत पास से आ रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन बहुत पास से आ रहा है मैं बताता हूं। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है, ये होता है लॉन्गेस्ट लैम्डा। लैम्डा ज्यादा कब होगा, जब डेल्टा ई कम होगा। अब डेल्टा ई कम कब होगा, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है दूसरी में, दूसरी शेल के सबसे नजदीक कौन सी शेल होगी हायर में, तीसरी। तो इलेक्ट्रॉन को कहां से गिर दो, तीसरी से। तो जब तीसरी से दूसरी में गिरेगा एनर्जी कम होगी, लैम्डा ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में एक ही कैच था, एक ही कैच, बच्चे ने N2 क्या लेना है। अब तो क्वेश्चन हो गया कैसे, न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, RH कहां पर गिरा, कहां से गिरा। अब N1 N2 पुट कर दो, RH पुट कर दो। इस क्वेश्चन में खुशी बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर कहां पे छोड़ देना आपने, न्यू बार पे छोड़ देना, क्योंकि न्यू बार ही पूछा उसने। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन था मेरे टेस्ट में भी था। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे बाद में, आपको मैं पहले अपनी बात याद दिला दूं। मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था मेरी बात गलत लगे तो कह देना। इस क्वेश्चन के एंड में एनर्जी दे रखी है, इस क्वेश्चन के एंड में एनर्जी की यूनिट देखो क्या दे रखी है। अरे देने दो इसने जो दे दी है, हमने वो याद करनी जो याद है। कौन सी याद है, जूल पर एटम, उसमें 10 रेज़ टू द पावर -18 है, याद रखना, वही लेके चलेंगे। देने दो इसको जो देता है, इसका काम ही आपको परेशान करना, कंफ्यूज करना। और क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों क्या मांग रहा है, एनर्जी। क्या लगता है वो न्यूटन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा या बोर मॉडल के एनर्जी वाला, एनर्जी वाला। क्लियर है, ये मैं क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊंगा। मॉडल क्या शिफ्ट करना है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, पहले से पांचवी में भेजना है, पहले से पांचवी में भेजना है। फिर आगे एक चीज और कह रहा है, निकाल लियो। क्या निकाल लियो, कह रहा नाम का भी निकाल लियो। शुरू करें, शुरू करें बच्चे। देखो आपने ये देख लेना इलेक्ट्रॉन कहां से कहां है, फर्स्ट टू, ये समझ में आ गया बच्चों। डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रॉन कहां गया कहां से, समझ में आ गया मेरे बच्चों। फाइनल माइनस इनिशियल, जब भी डेल्टा ई निकालोगे क्या निकालोगे, फाइनल माइनस। हमेशा ये दिमाग में बिठा दो, हमेशा। अच्छा पहले ई एन का फॉर्मूला लिख देना, ताकि नीचे कुछ गलती हो तो ऊपर नंबर मिल जाए। ई एन का फॉर्मूला होता है -2.18 10 raised to the power माइनस डिवाइडेड बाय शेल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। अब बच्चा कहता है आप जूल पर एटम क्यों पुट कर रहे हो सर, उसने अर्थ में दिया, दे देता उसको जो दे रहा है, क्योंकि उसने पता है क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट एनर्जी इन जूल मतलब एनर्जी जूल में मांग रहा है और दे किसमें रहा है, अर्थ में। आपको कंफ्यूज कर रहा है, करने दो उसको। क्लियर हो गया। अच्छा अब E5 माइनस की जगह ये माइनस, ये रहा 2.18 10 raised to the power -18 ये रहा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर आपको दिख गया होगा, इजेड पुट नहीं करूंगा, इतना समझ आ गया। ये वाला माइनस आप सबको दिख गया होगा ब्रैकेट के अंदर, फिर ये वाला माइनस तो आएगा ही आएगा, लॉजिक समझ में आएगा तो माइनस क्यों आगे। 2.18 10 raised to -18 इसका स्क्वायर। अब बच्चा इसको करेगा माइनस, माइनस करेगा तो क्या कॉमन ले लेगा बच्चा, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, और जरा देखते हैं, -1/25 माइनस माइनस 1/, इतना एलसीएम लेना तो आता ही होगा। आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 10 raised to power -18 मल्टीप्लाइड बाय 24 डिवाइडेड बाय 25। ये बचेगा नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी और चला के सिखा देता हूँ, पढ़ाते वक्त भी सिखाई थी, अब दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ चला के। अब 24/25 लगभग 1 होता है। अब फैसला करो, 1 से ज्यादा होता है 1 से कम होता है, और 1 से थोड़ा सा ही कम होता है। जब ये 1 से थोड़ा सा कम है तो इसको भी थोड़ा सा कम कर दो,
आओ इसको थोड़ा सा कम करके दिखाते हैं। -18 मत छोड़ देना भाई। अरे समझ में आ गया डेल्टा ई कैसे निकाला मेरे बच्चों, बोलो। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान। अब यहां से उसने कहा था एक चीज और निकालने का, लैम्डा। अब डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाय, तो ये पुट करो, एच और सी मैंने कितनी बार आज के लेक्चर में बोल दिया, लैम्डा निकाल दो, हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़े। लो जी, क्वेश्चन पे जरा फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एनर्जी इतनी है, दे देने भाई तू जितनी मर्जी दे दे। हालांकि दी उसने भैया जो हमने याद की हुई है, हमें देखना नहीं इसको। बच्चे डरता थे कभी कभी इस फॉर्मूले को देख। कह रहा है एनर्जी निकाल, क्या करने के लिए? रिमूव कंप्लीटली। कंप्लीटली मतलब इन्फिनिटी होता है, कंप्लीटली मतलब इन्फिनिटी होता है। कहां से? 2 से। अब बताओ फैसला करो, क्या वेव नंबर वाला फॉर्मूला लगाऊं या एनर्जी वाला? एनर्जी वाला। वेव नंबर की बात ही नहीं है, एनर्जी पूछ रहा है। और कह रहा है एनर्जी से क्या निकाल? लैम्डा भी। और एनर्जी से लैम्डा निकालनी आती है। आओ दोबारा क्वेश्चन करना सिखाता हूं। ये देखो बच्चों, अब आपको कह रहा है, ध्यान देंगे सारे, अब आपको कह रहा है इलेक्ट्रॉन को सेकंड से इंफिनिटी पे फेंकना है। किसी को डाउट कैसे करा? डेल्टा ई का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कोई दिक्कत किसी को? आपके नंबर ना कटे, फॉर्मूला ऊपर लिख देता। और ये मत सोचना इस फॉर्मूले का नंबर मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसका कोई नंबर देने नहीं टीचर ने। आज ई इंफिनिटी सीधा 0 पुट करना, सीधा 0, क्योंकि इंफिनिटी का स्केल करोगे अपॉन में तो 0 ही आएगा। माइनस ये आपको दिख ही गया होगा, और माइनस ये फॉर्मूले में भी तो होता है। बताओ किसका स्केल करूंगा? बस हाइड्रोजन एटम में तो Z1 है, निकाल लो। अब क्या करेंगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, बस लैम्डा निकाल देना। डेल्टा ई सही निकाला तो हो जाएगा बच्चे। कितना आसान क्वेश्चन है सर। क्लियर? और आप इस बात के गवाह हैं कि सर यहाँ ये आया था, या ये आया था, हुआ था। और मॉडल का एक ना एक मेरे को तो पक्का होगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी दिस। अब वेलोसिटी से लैम्डा निकालना है। ये देखो बच्चों, लैम्डा निकालना है वेलोसिटी से, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में पहले आप काइनेटिक एनर्जी पुट करके क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। हाफ एम स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है, नहीं ये तो सीधा डी ब्रोगली से होगा, तो ये तो उससे थोड़ा ना होगा। लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली क्या करता है? h ओवर m। ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी दे रखी है, h आपको कितनी देर से बोल रहा हूं, मास इलेक्ट्रॉन का मैंने बोला था 9.11 10⁻³ kg, निकाल लो लैम्डा। ये तो आंसर क्वेश्चन है। मोच बनाना बड़े क्वेश्चन आगे बढ़ो एग्जाम 21 बढ़िया क्वेश्चन है कराता। कह रहे ये रहा इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखो यही तो तंग करता है एनसीईआरटी वाला, यहां इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया, ऊपर मास चाहिए था, वहां दे दी, तो यहां पे टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर ने कट कॉपी पेस्ट कर दिया ना क्वेश्चन नंबर 20 को, तो वो मार्क्स नहीं देगा आपको। तो अब मान के चलना भैया मैं याद करके जा रहा हूं, कुछ दे अच्छी बात है, देख तो क्लियर है। क्या दे दिया आपको, जल्दी बोलो मास। क्या दे दिया आपको? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी से क्या मांग रहा है? आओ उधर करके दिखाता हूं। कितनी है? 3 × 10⁻25। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 ke बाय अंडर द रूट 2। ke कितनी थी? 3 × 10⁻⁻, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 10⁻⁻। ये लगभग 3 हो गया, ये लगभग 3 हो गया।
अरे छोड़ दो 9/1 को 3 मानो। अगर ये लगभग 3 हो गया तो 2/3 हो गया। 2/3 को सोल्व करोगे तो 0.66 हो गया। तो आपका अंडर रूट में बचा क्या? 0.66 into 10 raised to the power। देखते हैं, -31 ऊपर ले आओ, -31 ऊपर ले आओ तो कितना बन जाएगा? +31 और -25 कितना बच जाएगा? 10 raised to the power। अरे इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपको सिखाया है कि पावर इवनली रखो, तो आप इसका एक डेसिमल मूव करोगे तो पावर ओड बन जाएगी। आप इसका दोनों डेसिमल मूव कर दो तो बन जाएगा 66.6 into 10 raised to the power। बोलो जी, ये बात समझ में आ गई? बोलिए, क्लियर होगी। अब 66 जो होता है √64 और √72 के बीच में किसके नजदीक है? 64 के। तो 8.1 कर दें। अरे बोलो, तो आपका आंसर काइनेटिक एनर्जी का लगभग कितना आ जाएगा? 8.1 10 raised to the power 2 मीटर पर। तो काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगी। काइनेटिक एनर्जी आ गई? अरे मतलब नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो थी, ये तो वेलोसिटी निकाल देते। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मीटर पर? अभी क्या फॉर्मूला बताया? लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर, कर लोगे क्वेश्चन? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। उस बहाने एक आपको एमसीक्यू भी सिखा के जाऊंगा, मल्टीपल चॉइस में आता है। बच्चा कहता है सर आपने इतना काम किया, आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली थी, आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली थी, आप इसी वेलोसिटी को यहां पुट कर देते, आप इसी वेलोसिटी को यहां पुट कर देते तो क्या बनता? ये देखो, इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 2ke बाय, तो अगर मैं अंदर m स्क्वायर होता बाहर m ला सकता हूं, तो बाहर m है तो अंदर m स्क्वायर भी तो डाल सकता हूं। तो अगर मैं अंदर m स्क्वायर डाल दूं तो ऊपर वाला m स्क्वायर नीचे m है, तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बच जाएगा। बच्चा कहता है सर इतना काम दाम क्यों करवा रहे हो मुझसे? मुझे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास मुझे पता है, मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट s से डिवाइड करके लैम्डा निकालूंगा। मैं क्यों निकालूं? पहले वेलोसिटी फिर वेलोसिटी को पुट करूं। लॉजिक समझ में आया? बच्चे का आर्गुमेंट बिल्कुल सही है। देखो बच्चे, कई बार टीचर इस बात का नंबर काट सकता है कि भाई तूने वेलोसिटी नहीं निकाली, सीधा लैम्डा निकाल लिया। तो वेलोसिटी निकाल के लैम्डा निकालोगे, हो सकता है पूरे नंबर दे दे, या इस एक्सप्रेशन को यहां प्रूव करके वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे, हो सकता है एक नंबर काट ले। अब ये आपने देखना कि मेरा स्कूल का टीचर क्या कर सकता है मेरे साथ। आपको लगता है नहीं नंबर काट लेगा यार, उसका तो काम ही नंबर काटना है। तो फिर पहले वेलोसिटी को निकालो, फिर वेलोसिटी को पुट करके लैम्डा निकालो। आपको लगता है नहीं वो बड़ा लॉजिकल चलता है टीचर, तो उसमें कोई भी लॉजिकल बात नहीं है। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को यहां पुट किया और क्वेश्चन कर दिया, तो आप फैसला कर लेना। अब आती है बात एमसीक्यू पे। एमसीक्यू में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन टू फाइंड आउट लैम्डा यूजिंग काइनेटिक एनर्जी? आंसर इज h डिवाइडेड बाय √2kef। फॉर्मूला रट लेना, मल्टीपल चॉइस में डायरेक्ट आता है। ठीक है, ठीक है बच्चे? तो ये तो खत्म ही हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होगी इसके नीचे। तो इसके नीचे तो क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो गई। देखो अच्छे, मैं काम करता हूँ सर, बाद में वापस क्वेश्चंस आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बाद, एंड में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बाद वापस क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, बोहर मॉडल और दोबारा बोलो बच्चे। सर, जो अभी हम टॉपिक कर रहे थे बोहर मॉडल, स्पेक्ट्रम वगैरह, इससे रिलेटेड बाद में वापस क्वेश्चंस आते हैं। मुझे आपकी बात नहीं आ रही, मैं बाद में बात करूंगा। आप मुझे दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आप अपनी बात। सर, मैं ये कह रही थी कि बोहर मॉडल कौन। सर, अब आ रही है आवाज? आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दो। सर, अब आ रही है मेरी आवाज? चलिए मैं काम करता हूँ, मैं आपको जो भी जो थोड़े से हमारे पास 15-20 मिनट बचे
मैं आपको ना क्वांटम नंबर रिवाइज करा देता हूँ स्पीड में, ठीक है, हालांकि 20 मिनट इनजस्टिस है क्वांटम नंबर के साथ, पर एक रिवीजन है, पर आप सुना जिसने प्रॉपर देखने हैं तो वहां जाके देख। हाइजेनबर्ग वाले मेरे को करा दो, डीब्रोग्ली और हाइजेनबर्ग वाले, डीब्रोग्ली करा दिए मैंने, हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल करा देते हैं। हाइजेनबर्ग क्या कहता है? हाइजेनबर्ग कहता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर, ये हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला है। इसके न्यूमेरिकल की एक खास बात बताता हूं आपको, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी होगी और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना होगा, सारी वैल्यूज पुट करनी है सेम, बस न्यूमेरिकल करते वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू h ओवर 4 लगा देना न्यूमेरिकल करते वक्त, और कभी-कभी मोमेंटम की जगह वेलोसिटी दे रखी होगी तो इसको मास इनटू डेल्टा v कर देना, समझा की बात, इसको मास इनटू डेल्टा v कर देना, सीधी वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज फाइंड अनसर्टेनिटी इन वैल्यूज पुट करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है। पर कभी-कभी आपको कंफ्यूज करेगा, कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी ये वेलोसिटी है, चलो 90 मीटर पर सेकंड है, और कहेगा विद द अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1%, तो आपने डेल्टा v लेना है 90 का 0.1% लेना है, समझ आ गया? फिर डेल्टा v को ये पुट करके क्वेश्चन करना, क्लियर हो गया? क्लियर? एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, बच्चे ने छेड़ा तो मैं इसको करा देता हूं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि why इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपने कहना है कि लेट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर गया किसके अंदर, बच्चे जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है ना 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है, 15 ले लो कोई बात, 10⁻15 रेंज का होता है डायमीटर। तो अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर गया तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगी, मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कितनी गलती हो सकती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस में गया, वो है जहां पर होना यहां चाहिए, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है मैं मैक्सिमम कितनी गलती कर सकता हूं। अगर मान लो एक चींटी है इस पेन पे चल रही है और उसकी पोजीशन बताने में मैं सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम गलती क्या कर सकता हूं, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस पेन, मैं मैक्सिमम गलती कर सकता हूं, मतलब चींटी हो यहां, मैं कह रहा हूं यहां, इससे बड़ी गलती तो नहीं कर सकता ना, इससे बड़ी गलती तो अगर चींटी इसके ऊपर है तो बच्चा कह रहा है वो बाहर गिर गई तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है, नहीं, अगर वो इसके ऊपर है तो इसके ऊपर ही है, ये बचपन वाला चुटकुला नहीं है कि इस पे है और बाद में गिर गई, समझ आ गई बात। अगर इस पे है तो मैक्सिमम गलती मैं क्या कर सकता हूं, बताओ, अगर एक इंसेक्ट इसके ऊपर है मैं मैक्सिमम गलती क्या कर सकता हूं, है जहां मैं कह रहा हूं यहां है, तो द लेंथ ऑफ दिस पेन इज मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। लॉजिक क्लियर हो गया? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाए तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो सकती है, उसका डायमीटर। आप उसकी क्या निकाल के प्रूव कर दो, उसकी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकाल के देखो, डेल्टा x मास इनटू डेल्टा v h अपॉन, जब ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे ना, डेल्टा x पुट कर दोगे, मास पुट कर दोगे, h और 4 पुट कर दोगे, तो डेल्टा v की जो वैल्यू निकालोगे वो निकलेगी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ मीटर पर सेकंड, यानी कि समथिंग इनटू 10⁹ मीटर पर सेकंड, दिस इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो आप कह देना कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर गया तो उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रूव कर दोगे बच्चे, यानी कि अगर मुझको हाइजेनबर्ग से प्रूव करना है तो मैं सबसे पहले क्या मान लूंगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में,
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो उसका डेल्टा एक्स कितना हो गया 10⁻⁻, जो उसका डायमीटर है। ये याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये आगे तो फंस जाओगे। फिर डेल्टा एक्स पुट करके मास पुट करके क्या निकाल लेगा बच्चा डेल्टा, जिसने डेल्टा वी निकाली तो फिर वो क्या कर लेगा समथिंग इनटू 10 वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा आएगी, तो लिख देना दिस डेल्टा वी इज इवन ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ। समझ में आ गया? बोलो बच्चे। हाँ मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलिए ये वही क्वेश्चंस खुले हुए हैं, ये बोर मॉडल के, ये बोर मॉडल के न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल किसके बच्चे बोर मॉडल के हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कितनी मैक्सिमम लाइंस आएंगी, इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहा है, चौथी से कहां पे, पहली में। तो 4 - 1 क्या होता है 3, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर 1 + 2 +। लॉजिक क्लियर हो गया? हाँ वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। हाँ जी ये भी कराया, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगा, आज की क्लास में थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चे, ये बड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चे। मुझे याद है मैंने भी कम से कम 1-1.5 महीना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाता रहा था आप लोगों को, राइट। तो कुछ बच्चे न्यूमेरिकल कराते के दौरान आए थे, डर गए थे इतने न्यूमेरिकल मुश्किल होते हैं। हाँ बच्चे याद है, तो शायद इसी डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग में आई थी, घबरा गई थी ये क्या करा रहे हो सर, पर उसके बाद ऐसे न्यूमेरिकल आए, बस ऐसे डरते की बात है। कई बार बच्चा कई बार खतरनाक टॉपिक में आ जाता है तो घबरा जाता है कि इतनी मुश्किल साइंस है। अब जिनको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते होंगे उनको ऑर्गेनिक अच्छी लगी होगी शायद, कि चलो उसमें न्यूमेरिकल तो नहीं है, थोड़ा सा याद करने के बाद। आप कोई बच्चा अगर वीडियो लेक्चर से पढ़ रहा है तो 9811232145 मैसेज करके नोट्स ले सकता है, नोट्स ले सकता है। तो कई बार बच्चे का मैसेज आता है कि सर मैंने आपका लेक्चर देखा, ये बाप आपके दे नोट्स दिया नहीं है, तो मैं उसको नोट्स भेज देता हूँ, तो मैं वो नंबर बोल देता हूँ ताकि बच्चे को नोट्स मिल जाए। अभी कहीं से पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कुछ लेक्चर मेरे हैं यूट्यूब पे, आज तो मैं लेक्चर भी शेयर कर देता हूँ। ये देखिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक प्रोटॉन है 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखो वेलोसिटी क्या लेनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है ये, इसका 1/10 क्या है ये, पर वेलोसिटी में कितनी हेरफेर है पॉइंट, तो यानी कि इस वैल्यू का क्या कर देना 0.5%। अब वो क्या हो जाएगा डेल्टा वी। समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना है, बोलो क्या निकाल लेना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बस ध्यान रखना है यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन लेना है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1.675 10 - 27, बस ये अंतर है, बस प्रोटॉन का क्वेश्चन था ये। और जैसे ये क्वेश्चन है कह रहा है मास 10 ग्राम है, सबसे पहले तो मास को किस में ले जाना 10 डिवाइडेड बाय, तो केजी में ले जाओगे
और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी है, डेल्टा एक्स कितना दे दिया, क्या मांग रहा है, अनसर्टेनिटी इन, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलो बच्चे। तो आपको डेल्टा एक्स गिवन है, मास गिवन था केजी में लेके डेल्टा वी निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन और भी हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अभी देखो वही क्वेश्चन है ऐसा, मास 10 ग्राम है, केजी में ले जाओगे, वेलोसिटी कितनी है 90 मीटर पर सेकंड, एक्यूरेसी कितनी है, तो बच्चा डेल्टा वी कितनी पुट करेगा, 90 नहीं, 90 का कितने परसेंट, 4%, तो यहां से डेल्टा वी निकाल लेगा, मास उसको दे रखा है 10 केजी में ले जाएगा, और क्या निकाल लेगा यहां पर, अनसर्टेनिटी इन, बोलो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वही तो निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एक्स मास डेल्टा वी एच अपॉन, और एक बात याद मैं दोबारा से दिला देता हूं, चाहे डी ब्रोगली हो चाहे हाइजेनबर्ग हो, इनकी सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में होती है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। यानी कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में ये बात सही है कि यहां हम पोजीशन एक्यूरेट निकाल सकते हैं, यहां हम मोमेंटम एक्यूरेट निकाल सकते हैं, कोई एक चीज, मैक्रोस्कोपिक में तो हम दोनों ऑलमोस्ट सही निकाल ही लेते हैं, तो एरर मैक्रोस्कोपिक में भी होता है पर वो एरर नेग्लिजिबल होता है, 10 की पावर -12 -18 बहुत ना के बराबर एरर होता है, तो हम मैक्रोस्कोपिक में मोमेंटम और पोजीशन की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर माइक्रोस्कोपिक में पोजीशन जितनी सही है मोमेंटम उतना ही अनसर्टेन आएगा, या मोमेंटम जितना सही है पोजीशन उतनी ही अनसर्टेन आएगी, तो ये प्रॉब्लम रहती है किसके अंदर, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली दोनों की एप्लीकेशन सिग्निफिकेंस ज्यादा किसमें है, माइक्रोस्कोपिक में, उन दोनों की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है किसके अंदर, मैक्रोस्कोपिक। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी जो नेक्स्ट क्लास लूंगा कल, वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में आधा घंटा आपको रिवाइज करा दूंगा और आधे घंटे में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन करा दूंगा। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।